इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल 18 रबीउल सानी 1446 हिजरी अक्टूबर की है 22 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों के वीक का आगाज भी अच्छा हुआ होगा एंड यू विल बी ऑल सेट फॉर दिस न्यू डे राइट नाउ। ऑलराइट, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहा हूं अभी, लेकिन इंशाल्लाह आई विल सेटल डाउन। जागो जागो, हाँ जी, जागो जागो। इट्स अ ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग एज आई सेड, लेकिन पता है कल ही मैं बात कर रहा था कि आई एम वेटिंग फॉर दैट फर्स्ट ब्रीज ऑफ विंटर्स हियर इन कराची। आज सुबह कुछ ऐसा महसूस हुआ समहाउ। मैं जब आज अपने अपार्टमेंट से निकल के अलग सुबह जो है वो अंधेरे में अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था, तो मुझे हमारे दो अपार्टमेंट्स के दरमियान एक बड़ा अच्छा सा विंड कॉरिडोर बनता है। सो वहां से जब मैं गुजरा तो मुझे एक हवा का झोंका आया कि जिसने आके मेरे गालों को, वो क्या है, ठंडे ठंडे झोंके जब गालों को सहलाएं, ऐसी थी गालबन या तो वो वाली जो है वो मैंने आज फीलिंग महसूस की। तो मुझे ऐसा लगा मे बी द विंटर इज हेयर बट नेवरदलेस। सो चलें जी, ये है सूरत हाल। बाकी ये कि प्रोग्राम में तो अब आप को जो एनीवे चलें जी, आप प्रोग्राम में बहुत सारी खबरें शामिल हैं, बहुत खबरें शामिल हैं। आज बहुत सारे गाने शामिल होंगे, बहुत एंजॉय करेंगे, हम बहुत सीखेंगे प्रोग्राम में इंशाल्लाह, जैसे कि हम सीखते हैं। विल डेफिनेटली टॉक अबाउट द अमेरिकन इलेक्शंस, उसका तो जिक्र रोजाना ही हो रहा है बिकॉज आपको पता है अब एग्जैक्टली 2 हफ्ते रह गए, यानी अब से 2 हफ्ते बाद जब हम प्रोग्राम में आ रहे होंगे, सो दैट वुड बी द ईव ऑफ अमेरिकन इलेक्शंस। सो उस पे जो है वो ज़ाहिर बात करेंगे प्रोग्राम में। देन वी विल टॉक अबाउट एक डॉक्यूमेंट जो है वो लीक हुई है, और वो ये डॉक्यूमेंट जो लीक हुई है दैट इज एक्चुअली कि अमेरिका ने एक असेसमेंट की है, और अमेरिका की असेसमेंट थी कि उनकी एक इंटरनल सीक्रेट डॉक्यूमेंट थी कि अगर इसराइल जो है वो ईरान पे हमला करता है, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द सिनेरियो। सो देयर इज अ सिनेरियो, आपको सिनेरियो एनालिसिस जो है वो किया जाता है, चाहे आपको जो है वो बिजनेस के साथ कर रहे होते हैं, ये प्रोडक्ट मैं लॉन्च करूंगा, ये स्ट्रैटेजी करूंगा, या आप आम अपनी जिंदगी में भी करते हैं ना कि अगर मैं ये काम करूंगा तो व्हाट आर द मल्टीपल ऑप्शंस दैट कैन हैपन, क्या हो सकता है, क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव हैं। आई हैव गॉट दीज 1 मिलियन रुपी, व्हाट विल आई डू विद देम, तो उसके मुख्तलिफ सिनेरियोज जो है वो निकल आते हैं। सो बहरहाल इसी तरह जो है वो अमेरिका ने ये असेसमेंट अपना किया है, ये डॉक्यूमेंट जो है वो निकल कर सामने आ गई है, और अब इस डॉक्यूमेंट से निकल के सामने आने के बाद जाहिर है सवाल ये भी आता है कि क्या ये वाकई डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं, बट व्हाट डू दे टेल अस, अमेरिकन क्या सोचते हैं इसके हवाले से। ठीक हो गया जी। क्रिकेट की भी बात करेंगे हम नेचुरली। क्रिकेट में विल टॉक अबाउट सम क्रिकेट दैट हैज बीन गोइंग ऑन, टेस्ट क्रिकेट भी जारी है इस वक्त, एंड न्यूजीलैंड की विमेन टीम का तो हम खैर बहरहाल जिक्र कर चुके हैं। टेस्ट की तैयारियां चल रही हैं जबरदस्त, लेकिन ऑलरेडी इस वक्त जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में चहमगोइयां हो रही हैं। व्हाट इज गोइंग टू हैपन अबाउट द ऑस्ट्रेलिया टूर। आप जानते हैं नवंबर में पाकिस्तान टीम जो है वो लिमिटेड ओवर्स की एक सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है। हमेशा ऑस्ट्रेलिया से हम जलील होकर आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट देखने का एक अलग ही मजा होता है, खासतौर से आपकी अपनी टीम खेल रही होती है। वैसे बात बड़ी सिंपल है, और वो ये है कि अब हम भी काफी हद तक सुन हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया से हार के ऑस्ट्रेलिया में। सो लेकिन फिर भी अब इसमें काफी पाकिस्तान टीम में तब्दीलियां जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, तो उस हवाले से क्या कयास आराइयां चल रही हैं प्रोग्राम में, वो भी जो है आगे चल के इस हवाले से बात की जा सकती है। तो 7:27 हो चुके हैं और गुड मॉर्निंग, और जबरदस्ती चलें। और अभी आपने जुनेद भाई की आवाज में जो है वो गाना भी सुना था, और ओके क्या खबर है भाई। वायलेंट इमेजेस ऑफ किंग डिलीटेड एज हैकलिंग राव ग्रोज। हाँ, आपको पता है कि बरतानिया के जो बादशाह सलामत हैं वो इस वक्त जो है वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं, और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जो है वो इस वक्त इनको काफी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और उसमें हुआ ये है कि अभी ऑस्ट्रेलियन सेनेटर हैं जो बादशाह सलामत वहां पे खिताब कर रहे थे, तो एक ऑस्ट्रेलियन सेनेटर हैं, उन्होंने काफी शोर मचाया। वो एबोरिजिनी थी, नेटिव ऑस्ट्रेलियन जो होते हैं, एबोरिजिनी जो वहां के ओरिजिनल लोग हैं, उन्होंने बादशाह सलामत जिस वक्त तकरीर कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने शाउट करना शुरू किया, यू आर नॉट माई किंग, दिस इज नॉट योर लैंड।
और ये कैनबरा में ये इस इवेंट के साथ जो है ये मामला हुआ, जिसपे फिर जो है वो सिक्योरिटी वाले आ गए और सिक्योरिटी वाले एंड शी केप्ट शाउटिंग यू आर नॉट माय किंग. अगर आप इसकी वीडियो चाहें तो आप इसको देख भी सकते हैं. आई मीन इट्स देयर ऑन ऑल न्यूज चैनल. ये कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि जिसमें कोई कॉपीराइटेड इंफॉर्मेशन हो, किसी मखसूस चैनल की हो. सो इट्स देयर अवेलेबल और यू कैन सी दैट द लेडी इज शाउटिंग और वो काफी गुस्सा कर रहे हैं. और इस चीज के हवाले से अच्छा हो ये रहा है कि ये खातून जिन्होंने शोर मचाया था, एज आई सेड शी इज सेनेटर और इनका नाम जो है अच्छा ओहो बादशाह सलामत. अच्छा her name is Lydia Thorpe, जिनका वैसे कुछ नाम ऐसे होते हैं जो बड़े ऑस्ट्रेलियन होते हैं, बट खैर एनीवे. So she's shouting there and she's saying you're not my king and stuff. So if you have time, do watch that video because ये जो है जिसे कहना चाहिए कि ये काफी ज्यादा इस वक्त इस बारे में डिस्कशन और डिबेट जो है वो शुरू हो गई है बिकॉज ऑस्ट्रेलियंस एक्चुअली रिसेंटली केम वेरी क्लोज. आपको पता है कि अभी भी जो उनके हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो उनके हेड ऑफ द स्टेट है, नॉट द गवर्नमेंट के हेड तो ज़ाहिर है उनके वजीर आजम अल्बनीज हैं, लेकिन उनके जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो अभी भी बरतानिया के जो शाह होते हैं या क्वीन होती हैं वो हैं. उनके झंडे में अभी भी आपको पता है कि यूनियन जैक नजर आता है और वो इस बात की निशानदही करता है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों कि वो अभी भी जो है वो किसी न किसी तरह इनडायरेक्टली तख्ते बरतानिया के अंदर ही है, लेकिन सिंबॉलिक तौर से जो बरतानिया का शाह होता है या मलिका होती हैं वो एक गवर्नर जनरल जो है वो नॉमिनेट करती हैं. तो ऑस्ट्रेलिया हैज गॉट अ गवर्नर जनरल जो कि इस मुल्क का सॉर्ट ऑफ एन आईनी सरबराह होता है, इवन दो उसके पास कोई खास इख्तियार वगैरह नहीं होता. लेकिन ये डिस्कशन जाहिर है काफी सारी नौ आबादियाती जो काफी सारी कम्युनिटीज हैं वहां पे अभी तक, जो बहुत सारे ऐसे ममालिक जो कि अभी भी मलका के या बरतानवी ताज के अंडर आते हैं, उनमें ये डिस्कशन चल रहा है कि क्या मुकम्मल तौर से इनसे जान छुड़ा ली जाए. हम जानते हैं रीसेंट टाइम्स में एक मुल्क है कि जिसने ताज बरतानिया से अपनी जो है वो मुस्तकिल जान छुड़ाई एंड दैट्स दैट ब्यूटीफुल टाइनी वेस्ट इंडियन कंट्री ऑफ बारबेडोस. और बारबेडोस में जो है वो उन्होंने ये काम किया और वहां पे उन्होंने फारिग कर दिया बादशाह सलामत. उस वक्त तो मलका आलिया हुआ करती थी, इवन दो उसको उन्होंने सेलिब्रेट. बरतानिया ने ऐसा नहीं किया कि अगर तुमने हमसे ला ताल्लुकी का इजहार किया तो हम फौजें उतार देंगे. उन्होंने कहा अच्छा आप हमसे कता ताल्लुक करना चाहते हैं तो कता ताल्लुक कर लें और हम जो है वो आगे बढ़ते हैं. सो या दैट्स इट. बड़वारा और ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त ये डिबेट जो है वो चल रही है. सो सिक्योरिटी वगैरह भी बादशाह सलामत की जो है बढ़ा दी गई है बिकॉज नोबडी वांट्स कि यार बादशाह सलामत आ रहे हैं और कोई उनको अंडा खींच के मार दे, उनको इंक फेंक दे, कुछ कर दे. आई थिंक दैट वुड बी अ बिट टू. खैर ऑस्ट्रेलियंस से उम्मीद की जा सकती है इस चीज के हवाले से, कोई भरोसा नहीं है जिस टाइप के लोग ये होते हैं, लेकिन फिर भी आई थिंक दिस इज बिकम अ मेजर इशू देयर. चले जी अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Atif Aslam, दिल करे तो क्या करे, from the movie actually, हो मन जहां. Very nice song यार, बड़ा ही जिसे कहना चाहिए कि फ्रीडम वाला ये गाना है, दिल करे तो क्या करे. चले हमारे कुछ दोस्त इस चीज की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि जी उनको शो की स्ट्रीमिंग सुनने में क्या प्रॉब्लम हो रही है. तो भाई आपके लिए मशवरा ये है कि आप हमारी आप जो है वो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं merafm.com और merafm.com पे जाके आप जो है वो हमारी HD क्वालिटी वेब स्ट्रीमिंग से जो है वो लुत्फ अंदोज हो सकते हैं. और या बिल्कुल इधर उधर एप्स में अपना वक्त ना खपाएं, सीधा सीधा मेरा FM की वेबसाइट जाएं. बेहतरीन क्वालिटी, HD परफेक्ट, एवरीथिंग ग्रेट. ऑलराइट ग्रेट. वैसे ये इस वक्त पीछाऊं क्यों चल रहा है इसमें वेब स्ट्रीमिंग में. चलें जी बस वेब स्ट्रीमिंग देख लीजिएगा आप लोग अगर किसी को स्ट्रीमिंग कोई इशू हो रहा है. अभी इंजीनियर बाबू ने मुझे आके बताई है ये बात कि देयर इज सम प्रॉब्लम विद द स्ट्रीमिंग बट बहरहाल नेवरदलेस. चलें जी ग्रेट. और क्या सीन है, और ये सीन है कि या और क्या बात करें आज. चलें जी कुछ बात कर लेते हैं किस चीज की यार, बच्चों से क्या बात करें आज. सोचें, आज तो किसी का बर्थडे मैसेज भी नहीं है देने को मेरे पास. Oh my God, surfer dies after swordfish attack in Indonesia. Yeah, this is so sad. Remember, Steve Irwin हुआ करता था crocodile hunter, उसके साथ भी यही सीन हुआ था. वो उसको swordfish नहीं थी वो कोई और थी. हाँ वो रे फिश थी. हाँ वो उसने उसको मार दिया था. बट यार दिस इज ऑलवेज सो सैड यार. ऑलराइट चलें जी. एंड देन हमारे पास जो है वो क्या खबर है. अच्छा ओके, नाउ दिस इज बिग न्यूज. आई एम रीडिंग दिस पर्टिकुलर न्यूज अबाउट दिस
लेडी देयर एंड चलें जी, मैं अभी ठीक है. सो alright, I have gathered these streams in one file. They can be used. Wow, जबरदस्त. वो कहते हैं जी, अच्छा हमारे दोस्त ने एक मैसेज किया, कहते हैं कि प्रॉब्लम इज विद कराची स्ट्रीम्स ओनली. आप बाकी स्ट्रीम्स जो हैं उनको फॉलो कर सकते हैं. सो आई एम प्रीटी श्योर हमारी वेबसाइट पे जाके आप बाकी स्ट्रीम्स भी जो है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं. सो व्हाट यू कैन डू इज दैट आप हमारी, अगर आपको कोई स्ट्रीम में प्रॉब्लम हो रही है, सो आप ऐसा कीजिए कि यू गो टू exactly, that is how it will work. So you go to merafm.com. अगर आपको कोई स्ट्रीम में इशू आ रहा है, so आप वहां पे जाके आप उसमें आपके पास सारी जो हमारी स्ट्रीम्स हैं उनके एड्रेसेस नजर आ रहे होंगे, यानी उनके नाम लिखे हुए होंगे. सो देयर इज कराची एंड देयर इज लाहौर एंड इस्लामाबाद, सियालकोट, पेशावर एंड भालपुर. और आप जो है वो लाहौर पे जाके आप क्लिक करेंगे तो लाहौर पे हमारी स्ट्रीम जो है वो इस वक्त काम कर रही है. कराची वाली के साथ देयर इज सम इशू एंड the songs are on repeat or whatever is happening, but you can go to the Lahore stream and Karachi stream and whichever that you want to pick up, so that can be done. So that is brilliant. Thank you so much to our team which is ensuring that at least some particular streams are available to us, which is a great thing. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और ये सीन है, और ये सीन आती है कि we're talking about so हम ऑस्ट्रेलिया का भी जिक्र कर रहे थे यार. और ऑस्ट्रेलिया जाहिर है हमें पता है कि वो भी एक कॉलोनी ही है. और एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग, अभी याद है मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों के साथ ये जिक्र किया था कि इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो दिया गया था 3 इकोनॉमिस्ट को जिन्होंने ये मिलकर किताब लिखी थी, व्हाई नेशंस फेल. आई रियली होप आप लोगों ने मेरे कहने के ऊपर वो किताब खरीद ली हो. नहीं भी खरीदी हो तो मैं क्या कर सकता हूं, बट बहरहाल इट्स अ वेरी गुड बुक. अगर आपको वाकई ये जानना है कि माशी और समाजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या वजूहात हैं कि कुछ ममालिक जो है वो तरक्की कर जाते हैं और कुछ ममालिक जो है वो तरक्की नहीं कर जाते, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा था तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मेरे जहन में आया. वो ये आया कि यार वाकई ये बड़ी सोचने की बात है कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो, आपको पता है कि सारे के सारे बरतानवी लोग और वहां के क्रिमिनल्स वगैरह उनको लाके यहाँ, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई लेजेंड नहीं है, बट दैट्स अ फैक्ट कि जी उन्होंने उसको बरतानवी नौ आबादी आदि लोगों ने जो है वो इसको, कॉलोनाइजर्स ने जो है वो उसको कन्वर्ट कर दिया था इनटू अ प्रिजनर्स. अच्छा, उसकी बहुत बड़ी जो वजह उन्होंने बताई वो ये बताई कि यार अमीन देखें, नौ आबादियात तो भारत भी था, हिंदुस्तान भी था, नॉट भारत, हिंदुस्तान भी था जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आता है. क्या वजह है कि ऑस्ट्रेलिया तरक्की कर गया, हांगकांग तरक्की कर गया एंड न्यूजीलैंड तरक्की कर जाता है, बट इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, इजिप्ट ये ममालिक तरक्की नहीं कर पाते. तो इन्होंने इस चीज की भी जो है ना वो इस चीज को भी इन डेप्थ समझने की कोशिश की और उसको उन्होंने जो लिंक किया है वो कॉलोनाइजेशन के साथ किया है कि जो कॉलोनाइजर्स थे जिन्होंने आके इन ममालिक पे जो है वो हुकूमत की थी, वो दरअसल कभी भी बड़ी तादाद में इन ममालिक में कभी वो शिफ्ट नहीं हुए. उन्होंने जो निजाम बनाया था वो बेसिकली निजाम ऐसा बनाया था कि बहुत कम लोग जो हैं वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे रूल कर सकें. इसकी 2 वजूहात थी. एक तो ये कि जी लोकल पॉपुलेशन से रेजिस्टेंस बहुत आती थी, हर थोड़े दिनों में कोई ना कोई आंदोलन शुरू हो जाया करता था. कभी जो है वो कानपुर में आंदोलन हो रहा है तो कभी सिंध में फाइट चल रही है तो कभी जो है वो हैदराबाद दक्कन के नवाब जो है वो खड़े. तो कहते हैं कि हुआ ये था कि कभी बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने ला के अपने फौजी यहाँ पे, या अपनी कहना चाहिए कि उन्होंने कभी ये प्लान ही नहीं किया था कि हम मिलियंस ऑफ गोरे जो हैं, इवन तो मिलियंस गोरे थे भी नहीं उतने, लेकिन हम बहुत सारे गोरे ला के जो है ना वो यहाँ पे बसाएंगे. अक्सर ये बात बोली जाती है कि चंद हजार मुट्ठी भर सफेद फार्म लोग होते थे जो कि पूरे हिंदुस्तान को चलाया करते थे. तो इसकी उनकी 2 वजूहात थी कि वो अपने लोगों को एक अनसेफ जगह पे जो है वो पुट इन नहीं करना चाहते थे. उन्होंने निजाम ऐसा बनाया और देखो उन्होंने जो निजाम बनाया उसका मकसद ही यही था कि कुछ लोगों को जो है वो बहुत बड़ी तादाद पे लोगों की जो है ना वो जिंदगियों का मालिक बना दिया जाए. अब वो फ्यूडल सिस्टम के थ्रू और ये एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम के थ्रू, और वो चीज आप देखें कि आज तक हमारे निजाम में जो है वो नजर आ रही है. दूसरी इसकी वजह जो बहुत बड़ी बताई गई थी वो थी बीमारियां, इम्यूनाइजेशन बॉडीज में. कहते ये हैं कि हिंदुस्तान में, यानी उन्होंने एक डेटा और उन्होंने स्टैट शेयर किया है कि कलकत्ता और मद्रास में द मोर्टेलिटी रेट ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स वाज 170 आउट ऑफ 1000, यानी हर 1000 में से जो है वो 170 इनके सिपाही मारे जाते थे
लड़ाई की वजह से नहीं, बीमारियों की वजह से। बिकॉज ये जो गोरे यहां पर आए उनके पास इम्यूनिटी नहीं थी कि वो मलेरिया किस्म की बीमारियों को जो है ना वो फेस कर सकते, जो कि हम जो बर्रे सगीर में रहने वाले लोग हैं या साउथ ईस्ट एशिया में रहने वाले लोग हैं उनके अंदर ये इम्यूनिटी जो है ना, ये इम्यूनिटी वाले सेल्स जो हैं वो डेवलप हो गए हैं ओवर मेनी एंड मेनी मेनी ईयर्स एंड डेकेड्स एंड जनरेशंस एंड सेंचुरीज। उन लोगों में वो हुए ही, तो वो लोग यहाँ पे आते थे, यहाँ मरना शुरू हो जाते थे। ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया में चीज डिफरेंट थी। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने एबोरिजिनीज थोड़े से थे, जो अभी सेनेटर का भी हम जिक्र कर रहे हैं, एबोरिजिनीज थोड़े से थे, उन्होंने एबोरिजिनीज पे जो है वो कब्जा कर लिया। अब उनके पास कोई रिवॉल्ट तो वहां पे था ही नहीं, तो उन्होंने आके बड़ी तादाद में वहां पे वो मूव होना जो है वो शुरू हो गए। उन्होंने वहां पे अपने प्रिजन सेल्स बनाए। अब प्रिजन सेल में भी जो लोग थे वो भी तो बर्तानिया के अपने ही लोग थे ना, वो कोई बर्तानिया कोई कहीं और से तो लेकर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से तो कहीं वो प्रिजन या ऑटोमन एम्पायर के प्रिजनर्स थोड़ी ला के वहां बसा रहा था, वो तो उनके अपने प्रिजन होते थे, उनकी अपनी जो कनाडा वगैरह यूएस उनकी जो कॉलोनीज हुआ करती थी वहां से हो सकता है लोगों को ला के वो उधर जो है वो प्लेस करते हो। सो दिस आई थिंक दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे दैट दे हैव पुट फॉरवर्ड कि वो उस लेवल के जो एक फ्यूडल सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं हुआ इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, बिकॉज वहां पे उनके सारे अपने ही लोग थे और जो वहां की लोकल पॉपुलेशन थी उस पर उन्होंने जो है वो कब्जा कर लिया। सो आई थिंक ये चीज आपको अब तक नजर आ रही है इन इंडिया एंड पाकिस्तान। वो जो रूलिंग इलीट है, वो जो एक इलीट कैप्चर है, वो जो एक मुट्ठी भर अमीर तरीन लोग हैं, करोड़ अरबपति, करोड़ तो अब बहुत छोटा ना, अरब खरबपति लोग जो हैं वो इस मुल्क को कुछ मुट्ठी भर लोग जो हैं वो चला रहे हैं। सेम गोज विद इंडिया, सेम गोज विद पाकिस्तान। पाकिस्तान में ज़्यादा एग्रीकल्चर वाला एलिमेंट ज्यादा है, इंडिया में इंडस्ट्रीज वाला एलिमेंट जो है वो ज्यादा है, लेकिन वाकई ये मुट्ठी भर लोग हैं जिनके हाथ में जो है वो इकोनॉमी है, वो इक्विटी या इक्वालिटी या वो इंस्टीट्यूशन बनने कभी भी नहीं देंगे। आई मीन लिटरली अभी हमने ये कारसाज एक्सीडेंट वाले केस में देखा था, आपने देखा था पाकिस्तान की इलीट कैसे एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो गई थी इस बंदी को जो कि मर्डरर थी, इसको उसको वो करने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए कि यार उस बेचारी की भी तो मजबूरी समझो, अदर साइड ऑफ द पिक्चर भी देखो। सो यार दैट्स वंडरफुल। आई मीन यू गाइज रीड दैट बुक व्हाई नेशंस फेल, और इसके जो 3 ऑथर थे उनको जो इस बार इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज मिला है, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी दैट दे केम अप विद एंड आई काइंड ऑफ सब्सक्राइब टू दैट। सो दे डिजर्व्ड इट मैन, दे डिजर्व्ड इट। जबरदस्त, एक्सीलेंट। चलो जी, ग्रेट। और क्या सीन होने वाला है? और ये सीन होने वाला है कि आपको जो है वो अभी हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, उसके बाद एक गाना भी सुनेंगे। So don't go anywhere and keep listening. Réponds-moi means reply to me, Aisha, please. क्या कहते हैं? Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. Like this I never existed when she passed right next to me. Wow, what beautiful lyrics, man. Khalid with Aisha. बड़े दिनों बाद ये वाला गाना सुना ओरिजिनली। वो हमारी प्लेलिस्ट में अमानत अली वाला आता है, जो कि मेरे ख्याल से इस गाने के साथ बहुत शदीद डिसरिस्पेक्ट की गई है, लेकिन वाकई आई थिंक ऑनेस्टली स्पीकिंग जिस जमाने में ये गाना खालिद का मशहूर भी हुआ था और ये आया था, ये वो दौर था कि जब मैं जो है ना फ्रांसीसी जबान खुद भी सीखने की कोशिश कर रहा था, काफी हद तक उसमें कामयाब भी हुआ था बाय द वे। एंड दिस सॉन्ग एक्चुअली जाके एकदम हिट हुआ था। मैंने कहा यार यही तो गाना है, क्या खूबसूरत, क्या लिरिक्स हैं इसकी। आज थोड़ी बहुत समझ में भी आ रही थी, रेपों-moi, ये सारी जो बेसिक फ्रेंच जो वर्ड होते हैं, सॉन्स हैं होगा केंदू सबात, हाँ मावी आयशा, अरे क्या था यार, भूल गया लिरिक्स, लेकिन खैर एनीवे या जबरदस्त, मजा आया ये गाना सुनने में बड़े दिनों बाद। क्या बात है भाई, जबरदस्त। और क्या सीन है या ये इफ यू वांना लिसन टू दिस सॉन्ग, if you want to search for this song, it's Aisha. They spell it as A-I-C-H-A. Alright, not A-I-S-H-A, जो कि टिपिकल हमारे यहाँ। वैसे मैं तो खैर हमेशा तो काफी ज्यादा कह रहा हूँ, आयशाज जितनी हैं, मरियम्स और आयशाज, ये सारी दुनिया की मिलके बैठे हैं और अपनी नाम की एक स्पेलिंग डिसाइड कर लें, बिकॉज बड़ा मसला होता है। कभी कोई मरियम ढूंढना हो तो मेरे ख्याल से कोई 7 या 8 तरीके से मरियमें जो है वो अपने आप को स्पेल कर रही होती हैं। कभी कभार वो खुद भी कंफ्यूज हो जाती होंगी कि मेरे नाम की सही स्पेलिंग जो है वो आखिर है क्या। कुछ लोग होते हैं उनके नाम बड़े अच्छे सिंपल से होते हैं, एक ही स्पेलिंग होती है, लेकिन वो जेड की जगह एक्स लगा देते हैं अपने नाम पे। लो मुसीबत, ढूंढते रहो आप उनके नाम पर। चला एंड में जहरा ने अपने नाम की स्पेलिंग तो एक्स से की हुई थी, अब भाई एक्स से जहरा कैसे आ सकता है, लेकिन बस आ गया, मर्जी है जहरा की। सो सेम गोज विद दिस आयशाज एंड मरियम्स, से अपने नाम की जरा एक स्पेलिंग डिसाइड कर लें ताकि जिंदगी आसान हो जाए। आई थिंक सेम गोज विद अहमद भी डिसाइड कर लें। So, but this Aisha, if you want to look for this song online on Spotify वगैरह कहीं पर, so search it as A-I-C-H-A, not A-I-S-H-A, वरना वो आपको अमानत अली वाले गाने पे ले जाएगा। कैसे
करूं तुमसे बयां, ये सुनना पड़ेगा फिर आपको। चलें जी आगे बढ़ते हैं और अब जो है वो जरा हम नजर डालते हैं आज के अखबार में शामिल अहम खबरों की जानिब। और जाहिर जी येस्टरडे वाज द डे 1 आफ्टर द 26th अमेंडमेंट। अब 26th अमेंडमेंट जो है जाहिर है उस पर जिसकी अपनी मसले हो, मसाइल हो, इख्तिलाफात हो, क्वेश्चंस हो, फिंगर पॉइंटिंग हो, जो भी हो, लेकिन एज वी स्पीक राइट नाउ ऑफिशियल गजेट का जो है वो कल दोपहर जो है वो इसका हिस्सा बन गया था और अब पाकिस्तान में जो मामलात हैं वो उसके मुताबिक ही चलने चाहिए। और इसमें जाहिर है जो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो सबसे पहले होने वाला है, सी द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाई दिस वाज ऑल सपोज टू हैपन एंड ऑल, वो उसकी रीजन जो है वो चीफ जस्टिस की तकर्रुरी थी और यही बात थी कि काजी फैज ईसा के रिटायर होने से पहले जो कि 25 तारीख को रिटायर होने वाले हैं, विच इज फ्राइडे बाय द वे, सो अभी सिर्फ 3 दिन जो है वो इनके रह गए हैं, बल्कि 4 दिन में कहूंगा, आज के दिन अगर हम मिला लें तो फिर हाँ ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। सो चीफ जस्टिस की तकर्रुरी 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है। नून लीग ने ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज, आजम तारड़, पीपल्स पार्टी ने परवेज अशरफ, नवीद कमर, फारूक नाइक, सुन्नी इत्तेहाद पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा और अली जफर के जो है वो नाम दिए हैं। जेयूआई से कामरान मुर्तजा, मुत्तहदा से जो है वो राना अंसार इस कमेटी में नामजद की गई हैं। कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया है। अच्छा, अब ये समझ में नहीं आई बात, बिकॉज पीटीआई ने कल रात गए इस कमेटी के बॉयकॉट का जो है वो ऐलान कर लिया है, बिकॉज ये बात याद रहे कि पीटीआई ने कल क्लियरली, हामिद खान साहब काफी गुस्से में थे कल और जो जिस केस में गुस्से में थे अभी आपको हम बताते हैं उस बारे में, लेकिन उन्होंने बाहर आके ये बोल दिया था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस आईनी तरमीम को जो है वो चैलेंज ना करे, बिकॉज वो ये कहते हैं कि ना इस वक्त जो है वो मखसूस नशिस्तों का अभी ठीक से फैसला हुआ है, ना ही सेनेट की, और क्योंकि जो केपी से इस वक्त ऐवान मुकम्मल है, आपका सेनेट मुकम्मल नहीं है, तो फिर आखिर कैसे हो सकता है कि आप जो है वो ये बगैर ऐवान मुकम्मल हुए कोई आईनी तरमीम पास कर सकते हैं। उनका ये ख्याल है कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है, लेकिन नेचुरली इस पे अगले 3 से 4 दिन ये कोई एक्शन नहीं लेंगे। ये एक्शन तब लेंगे जब मंडे को, कहते ही हैं कि 26 तारीख को या 28 तारीख को जो है, गालबन 27 संडे है, तो 28 तारीख को जो है वो इसके खिलाफ एक पिटिशन फाइल करेंगे इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। हामिद खान का 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज, वुकला तहरीक चलाने का ऐलान। अच्छा, वुकला जो है वो तो अभी इस हवाले से अच्छा, इस पे उनके मुख्तलिफ लोगों के बयान आए, आबिद जुबैरी का भी बयान आया, कहते हैं वुकला से मुशावरत कर ली, अदलिया का जनाजा नहीं उठने देंगे, 25 अक्टूबर का यौम निजात मनाएंगे, मंसूर शाह के सिवा कोई चीफ जस्टिस कबूल नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए वोट डलवा कर आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया। अच्छा, अब जो पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि यहां पे नेचुरली किसी वुकला तंजीम की तरफ से कल कोई खास रिएक्शन जो है वो इस 26वीं तरमीम का नहीं, सिवाय कराची बार एसोसिएशन के, और बैरिस्टर सलाउद्दीन ने जो है वो उस पर अपना ट्वीट भी किया है कराची बार एसोसिएशन का जो एलामिया है, और उसमें कुछ उन्होंने आज की जो है वो बातें जो हैं वो उन्होंने की हैं। उन्होंने आज की बातें जो की हैं उसमें उनका कहना यही है कि आज की डेडलाइन दी है कि जी आज पता नहीं 12 बजे तक या 4 बजे तक या कितने बजे तक जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए जस्टिस मंसूर अली शाह का, और उनको इसके अलावा कोई और जज जो है वो कबूल नहीं है। और कराची बार एसोसिएशन ने अपने एलामिये में, अपने प्रेस रिलीज में ये बात भी जो है वो खुल के बताई है कि हम किसी और को, उन्होंने कहा हाँ, हम काजी फैज ईसा को किसी और रोल में कबूल करने को तैयार नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सरबरा जो है, उस बेंच का सरबरा जो है वो काजी फैज ईसा को बना दिया जाए। तो बहरहाल देखते हैं जी क्या रहता है सिलसिला। और कि जस्टिस मंसूर शाह ने कल जो है वो पहली बार इस आईनी तरमीम के हवाले से जो है वो कुछ अपने तहफ्फुज़ात का इजहार किया। कहते हैं लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा, केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच, क्या मुसाबकती कमीशन के मुतालिक अपील हम सुन सकते हैं, मामला समझने में वक्त लगेगा, 3 हफ्ते तक समात मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। केस में रिमार्क, सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं, फरूख नसीम का ये कहना है। चलें जी, आप जाने और आपके आईनी बेंच नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहां नहीं बन सकते, जस्टिस आयशा मलिक का ये कहना है। मैंने तो सुना था कि फरूख नसीम कहीं चिल्ले पे चले गए, लेकिन बहरहाल जी चलें, ओके कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक नजरसानी की अपील जो है वो खारिज हो गई है। कल काफी ज्यादा तल्ख जुमलों का तबादला हुआ हामिद खान और चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के दरमियान, और हामिद खान ने जो है वो बोला ये कि जी हम नहीं चाहते कि आप हमारे ये केस, ये अपील जो है वो आप सुने,
इसलिए हम इसको विड्रॉ करना चाहते हैं। सो उस पे काजी फाजी सा ने कहा कि क्या वजह है। उन्होंने कहा जी आप एक जो है वो प्रेजुडिस रखने वाले जज हैं, तासुब रखने वाले जज हैं हमारे लिए। उस पे काफी इन लोगों के दरमियान तख्त जुमलों का तबादला हुआ और जिस वक्त काजी फाजी साहब अपना ऑर्डर लिखवा रहे थे उस वक्त भी हामिद खान ने जो है वो ये बात बोली कि जी इसमें आप ये लिखिए कि जो पिटिशनर हैं वो चाहते थे कि इस केस को विड्रॉ कराया जाए बिकॉज जज का रवैया जो है वो तासुब पर मबनी है। लेकिन काजी फाइजीसा ने कहा कि आप मुझे सिखाएंगे, मुझे सिखाओगे ऑर्डर कैसे लिखना है, बत्तख के बच्चे को तैरना सिखाओगे तुम। हाँ सुबह उस पर उनकी नहीं, उन्होंने बोला तो नहीं खैर, लेकिन उनके दरमियान इसमें कुछ फटे फटे हुए हैं काफी ज्यादा। और उन्होंने पीटीआई की जो इलेक्शन से मुतालिक नजरसानी की अपील जो है उसको खारिज कर दिया है। ठीक है जी, इस वक्त पाकिस्तान में जाहिर है अभी हम चंद दिन तो इस सिलसिले में रहेंगे। अब ये कोई इज इट गोइंग टू कल्मिनेट इनटू सम लॉयर्स मूवमेंट और समथिंग, ये कहना जो है जरा मुश्किल है, लेकिन फिर भी देखते ही हैं कि जी क्या होगा सिलसिला। पार्लियामेंट पैनल टू सेलेक्ट टॉप जज फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे, और इसमें एक काफी इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट हुई है। और ये जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है इसमें एक पार्ट है जो जजों की अपॉइंटमेंट के हवाले से है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के हवाले से। और ये कल सोशल मीडिया पे इट वाज क्रिएटिंग राउंड्स, और ये बेसिकली जो ऑफिशियल गजेटेड नोटिफिकेशन है, यानी जो ऑफिशियल इसका टेक्स्ट है 26वें आईनी तरमीम का, उससे साबित यह होता है कि 3 जजेस जो हैं वो टॉप के जो सबसे सीनियर मोस्ट होंगे, उनके नाम इस पैनल को भेजे जाएंगे। उसमें से किसी एक पे इत्तेफाक जो है वो किया जाएगा, और किसी एक पे इत्तेफाक होने के बाद अगर फर्ज करें कि वो शख्स मना कर देता है तो उसके बाद जो सबसे ज्यादा सीनियर जजेस यानी उन बाकी 2 रह जाने वालों में सीनियर मोस्ट जज होगा। बिकॉज या तो कोई यहाँ पे हुकूमत से टेक्सचुअल गलती हो गई है, या फिर इसमें जो है वो कामरान मुर्तजा साहब कोई गेम खेल गए गवर्नमेंट के साथ, कुछ समझ में नहीं आई। बिकॉज लग ये रहा है, क्योंकि देखें अगर जस्टिस याहिया आफरीदी, ख्याल यही है कि जस्टिस याहिया आफरीदी का नाम सबसे पहले जो है वो प्रेजेंट किया जा सकता है, अगर वो मना कर देते हैं, लेट्स से ही रिफ्यूजेस, ही सेज नो सॉरी मैन आई एम नॉट इन द गेम मैन, चलें जी, तो उसके बाद उसके सबसे सीनियर फिर जो सीनियर प्यूनी जज है मंसूर अली शाह, वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे और उनकी स्वाबदीदी हो जाएगी। कुछ समझ में नहीं आई कहानी आ रही है, हुआ क्या है। ज़ाहिर है आज ये इजलास होगा, इसका काफी हद तक मेरे ख्याल से ये मामला जो है ना ये समझ में आ जाएंगे। सो जबरदस्त, दैट इज ग्रेट। अभी आपको हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। ओके बाय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदीन। गुड मॉर्निंग। ये दूसरा प्रोग्राम अभी शुरू किया, खेलों के हवाले से हम बात करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद, सबसे पहले ऐसा करते हैं कि जरा लाइव क्रिकेट से मुराद है कि इस वक्त जो क्रिकेट चल रही है उसकी बात कर लेते हैं। मीरपुर में टेस्ट मैच जारी है बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका के दरमियान, और वेल कहना यही पड़ेगा कि इट वाज अ डे फुल ऑफ विकेट्स एंड विकेट्स। कहानी कुछ जो है वो इस तरह हुई कि सबसे पहले बांग्लादेश ने बैटिंग की, और बांग्लादेश ने जो है वो बैटिंग करते हुए पूरी की पूरी टीम उनकी 106 रन पर आउट हो गई। यार वैसे वाकई यार यार हमने क्या किया बांग्लादेश के खिलाफ हमारी सीरीज में, यानी अपने मुल्क में बांग्लादेश की पूरी टीम जो है वो 106 रन पर आउट हो गई, जिसमें 3 विकेटें कगिसो रबाडा, बाय द वे कगिसो रबाडा रीच 300 विकेट्स माइलस्टोन देयर, और मुल्डर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। केशव महाराज गॉट 3 एंड डेन पीड व्हाटएवर हिज नेम इज, आई डोंट नो, उन्होंने 1 विकेट हासिल की। कल जब खेल खत्म हुआ तो जनूबी अफ्रीका ने 140 रन बना लिए थे और उनके 6 खिलाड़ी आउट हुए थे। इनफैक्ट जनूबी अफ्रीका के 108 पे ही 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे। ये तो अच्छी 32 रन की पार्टनरशिप हुई। तो 5 विकेटें जो है वो तैजुल इस्लाम ने हासिल की। So it was a day full of wickets. I can understand. Must have been a very difficult wicket to bat on there at मीरपुर। यार मैं तो कह रहा हूँ ये अच्छी चीज हो रही है क्रिकेट में। क्रिकेट में जो ये अच्छी चीज हो रही है वो ये अच्छी चीज हो रही है कि मुश्किल विकेटें बन रही हैं यार, वरना एक यूनिडायरेक्शनल किस्म की क्रिकेट हो रही थी, रन्स पे रन्स बने जा रहे हैं भाई। 100 सुनार की 1 लोहार की, कहीं बॉलर की भी तो गेम होनी चाहिए। तो चलें जी, बाकी ये कि यार हमने कल भी बात की थी और हमने जो है वो पिंडी में जो विकेट की तैयारी, याद रही पिंडी में परसों टेस्ट मैच जो है उसका आगाज होने वाला है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा वक्त जो है वो नहीं है पिंडी की विकेट को ड्राई करने के लिए। कल मजीद तस्वीरें जो हैं वो सामने आई थी, और मैं देख रहा था कि इंडियन, यार वैसे इंडियंस जिस लेवल के क्रिकेट फैंस होते हैं ना, वह समझ में नहीं आता। मुझे मजाक उड़ा रहे थे उस चीज का, जो हमारे इंडस्ट्रियल ग्रेड के पंखे लगे हुए, आपको पता है यार बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट लग रही है मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। बाकी उल्टी सीधी इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है ना इन्होंने की है, और वो किस तरह पिंडी की विकेट को जो है वो इस वक्त ड्राई करने में जो है वो लगे हुए हैं। और
मुझे, और वो विकेट देखने में लिटरली यार ऐसा लग रहा था जैसे वाकई कहीं रहीम यार खान से उठा के वो विकेट ला के जो है ना पिंडी में लगा दी गई है. और इट लुक सो ड्राई. आई मीन उसका कलर इज सो स्ट्राइकिंगली एंड सो स्पार्कलिंग ब्राउन, लाइक लाइट ब्राउन सॉर्ट ऑफ उसकी विकेट जो है ना वो इस वक्त नजर आ रही है. सो सारी डैम्पनेस खत्म कर दी है इन्होंने इस विकेट के साथ. और ठीक है यार, सही कर रहे हैं, यही करना चाहिए. रमीज राजा कुछ भी बोले, लेकिन आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल स्ट्रेटेजी. फिर मजेदार गेम होगी. बस अल्लाह मियां टॉस जिता दे हमें यार, मजा आ जाए गेम में. सो बहरहाल चलें जी. तो अभी ये सिलसिला चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था, फैन भी लगाए हुए हैं, हीटर भी लगाए हुए हैं. इनफैक्ट उन्होंने जो है वो विकेट को जो है वो हवा भी वहां पे आने से जो है ना वो रोक दी है. कोशिश कर रहे हैं कि हवा भी जो है यहां से ना गुजर सके, बिकॉज हवा भी आएगी तो वो अपने साथ नमी जो है वो लेकर आ रही होगी. तो बड़े साइंटिफिक हो गए यार. क्या हो गया ये लाके ऑस्ट्रेलियन को बैठाया इन्होंने ना विकेटें बनाने में. मुझे लग रहा है उसको फिर उन्होंने लाइसेंस दे दिया है कि मैच यू गॉट टू स्पिन द विकेट लाइक यू हैव टू प्रिपेयर द विकेट्स ऑफ योर लाइफ टाइम. चलो जी बनाओ. ऑलराइट, जस्ट इमेजिन यू आर कानपुर, नहीं कौन सा नागपुर में बनाता ना इंडिया इस तरह की विकेटें. सो जबरदस्त जी, ग्रेट सीन है ये. अब देखते हैं, परसों से टेस्ट मैच का आगाज हो रहा है, बट ये है सीन. उसके अलावा केन विलियमसन के बारे में ये बात आई है दैट ही इज गोइंग टू मिस द सेकंड टेस्ट मैच अगेंस्ट इंडिया एज वेल. याद रहे जी, केन विलियमसन जो है ये इंजरी का शिकार थे और इसकी वजह से इन्होंने पहला टेस्ट मैच जो है वो मिस किया था. ही सफर्ड इंजरी ड्यूरिंग द टूर टू श्रीलंका. इनका जो पिछले महीने श्रीलंका का टूर था उसमें इनको इंजरी हुई थी और अभी ये रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस से जो है वो न्यूजीलैंड में ही गुजर रहे हैं. ख्याल यही था कि वो दूसरे टेस्ट मैच में जो कि 24 तारीख से ही जिसका आगाज होने वाला है, परसों से ये मैच खेला जाएगा पुणे में, वहां पे अपनी टीम को जो है वो ज्वाइन कर लेंगे. लेकिन ऐसा नहीं है. विल यंग ने उनकी जगह जो है वो टीम में जगह बनाई थी और जो सेकंड इनिंग में विल यंग ने इनिंग खेली है, कमाल यार कमाल. 48 रन बनाए थे, लेकिन क्या कॉन्फिडेंस के साथ चैलेंजिंग कंडीशंस में जहां पे बॉल सीम भी हो रहा था, स्पिन भी बहुत ज्यादा हुआ था, न्यूजीलैंड ने जो है वो टोटल को चेस किया था. तो चलें जी, न्यूजीलैंड आर ऑन द असेंडेंसी राइट नाउ, बट विल दे बी एबल टू मैनेज दैट. इंडिया पहला टेस्ट मैच हारने के बाद, जिस तरह वो होता है ना मैनचेस्टर सिटी का होता है कि वो पहला गोल अगर खा जाए तो उसका मतलब ये है कि फिर अब तो दूसरी टीम की खैर नहीं है, तो फिर क्योंकि बाकी फिर एस्टेब्लिशमेंट ही मदद कर देती है प्रीमियर लीग की उनको. सो इंडिया का भी यही है, वो पहला मैच अगर हार जाए तो उसका मतलब ये कि अपने होम ग्राउंड पे, इसका मतलब ये कि अब जो ओपोनेंट टीम है ना उसकी खैर नहीं है. तो अब देखते ही हैं कि वो किस तरह क्या वो 2-1 से सीरीज जीतने में कामयाब हो जाती है. बिकॉज याद रहे, इंडिया आखिरी बार भी अपने होम ग्राउंड में जो टेस्ट मैच हारा था वो अगेंस्ट इंग्लैंड हारा था 2021 के विंटर्स में जो सीरीज हुई थी. पहला मैच हारने के बाद उन्होंने 3 मैचेस इंग्लैंड को जो है लगातार सीरीज में हराए थे, 4-1 से जो है वो जीतने में जो है वो कामयाब हुए थे. चलें जी आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा आईसीसी के हवाले से ये खबर आई है, आपको पता है जय शाह वहां पर पहुंच गया और जय शाह जो है वो बेसिकली आते ही उसने अपने जो है वो दांत दिखाने जो है वो शुरू कर दिए. मतलब जय शाह को देख के लग रहा था कि यार इन्होंने भी आई थिंक यस टेकन अ लीव फ्रॉम द पाकिस्तानी सिस्टम. और कहते ये हैं कि जी जय शाह जो कि जाहिर है आपको पता है आईसीसी में जनरली जो उसका प्रेसिडेंट आता है वो एक टर्म के लिए आता है, बट कहते ये हैं कि जय शाह जो है वो ही विल एक्चुअली एंड अप हैविंग कहना चाहिए कि 3 टर्म्स ऑफ 2 years ईच, यानी वो 3 टर्म्स जो है वो अपने जो है वो करेंगे. करंट नॉर्म जो है वो अब ये बेसिकली आके उन्होंने जो है वो कवानीन वगैरह में चेंजेस कर रहे हैं. सो इट हैज बीन सर्कुलेटेड फॉर अप्रूवल. सो लेट्स सी क्या होता है सिलसिला. जय शाह 35 साल के आदमी है और जाहिर है आपको पता है कि इनकी वजह शोहरत जो है वो सिर्फ एक है. यानी जय शाह अगर अमित शाह का बेटा नहीं होता तो इधर कहीं उधर छोटी मोटी कंपनी में काम कर रहा होता. वैसे पाकिस्तानी सियासत में भी बहुत सारे लोग आपको नजर आते हैं, सियासतदानों के बेटे बेटियां, आई मीन बड़े ऑर्डिनरी से होते हैं. सिर्फ उनकी खास बात ये होती है कि बड़े सियासतदान के बेटे बेटियां होते हैं, तभी उनको बड़ी पोजीशन मिल जाती है. तो बल्कि बड़ी बड़ी पोजीशनों में मिल जाते हैं, करोड़ों लोगों की जिंदगियां डिसाइड कर रहे होते हैं. तो जय शाह की भी जो है कहानी वो यही है, सिर्फ अपने बाप की वजह से. जाहिर है आपको पता है कि ये बीसीसीआई का भी अध्यक्ष सरबराह बन गया था, अब ये आईसीसी में भी जो है वो पहुंच गया है. सो चैलेंज ग्रेट. और क्या सीन होने वाला है, हाँ जी, पाकिस्तान की ओडीआई क्रिकेट टीम यानी पाकिस्तान की लिमिटेड ओवर टीम के हवाले से जो है वो अब चैमागोइयां चल रही हैं. बिकॉज याद रहे अगले महीने पाकिस्तान यानी इंग्लैंड को इंशाल्लाह फारिग करने के बाद पाकिस्तान जो है वो अगले महीने ट्रैवल कर रहा होगा टू ऑस्ट्रेलिया. और ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान जो है वो फेस करेगा ऑस्ट्रेलिया को इन लिमिटेड ओवर्स सीरीज, जिसमें T20 और ओडीआई मैचेस जो हैं वो शामिल हैं. जाहिर है सीरीज ये मुश्किल होनी है पाकिस्तान के लिए, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है. पाकिस्तान टीम क्या होने वाली है, कहते हैं जी कुछ बड़े नाम जो है वो पाकिस्तान टीम से निकाले जा सकते हैं इस सीरीज के लिए. और कुछ हमारे डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर्स हैं
उन बेचारों को ऑस्ट्रेलिया में जो है वो डीप एंड में जो है वो फेंक दिया जाएगा। सबसे मेजर जो चेंज आने वाली है वो पाकिस्तानी कप्तानी में तब्दीली आने वाली है और ख्याल यही है कि पाकिस्तान की कप्तानी जो है वो अब मोहम्मद रिजवान के नाम कर दी जाएगी। एक चीज जो क्लियर हो गई है वो ये कि पाकिस्तान के ओपनर फखर जमान ने अपना नाम जो है वो वापस ले लिया है सिलेक्शन की कंसिडरेशन से। तो फखर जमान जो है विल नॉट बी अवेलेबल फॉर सिलेक्शन। उन्होंने बोला है कि वो 2 महीने रिहैबिलिटेशन में गुजारना चाहते हैं और अपना जो है वो फॉर्म और अपनी इंजरी से अपने आप को रिकवर करवाना चाहते हैं। वैसे भी आपको पता है कि फखर के बारे में कहा जा रहा था कि उन्होंने जो एक मीटिंग हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, एक अब उस कनेक्ट नाम था, कनेक्ट, पीसीबी कनेक्ट, ऑलराइट, उसमें उन्होंने जो है वो बेसिकली किया ये था कि खुल के बात की थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ बड़े बड़े ओहदेदारान हैं जो कि कई सालों से 200-300 सालों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उनके खिलाफ बड़ी खुल के बात की थी कि खिलाड़ियों के मुस्तकबिल के साथ ये लोग खेल रहे हैं, नॉन क्रिकेटिंग लोग। और इसके अलावा उन्होंने फिर वो ट्वीट भी किया था बाप के हवाले से। तो कहते हैं जी पीसीबी के जो हुक्काम थे वो वैसे भी इनसे खुश नहीं थे, तो उनको वैसे ही शायद ड्रॉप कर दिया था, लेकिन अब फखर ने जो है वो अपना नाम ही जो है वो इससे वापस ले लिया है। अब क्या सीन है? अब ये सीन होता है कि देखते हैं जी कप्तान कौन आते हैं। रिजवान का नाम जो है वो इस वक्त गर्दिश कर रहा है, बट चलें जी, याद रहे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इस सीरीज का आगाज जो है वो मेलबर्न में 4 नवंबर से होगा। 4, 8 और 10 नवंबर को जो है वो ओडीआई मैचेस खेले जाएंगे। 14, 16 और 18 को जो है वो T20 मैचेस खेले जाएंगे और ये बेसिकली 6 मुख्तलिफ मैदानों में ये मैचेस हो रहे होंगे। मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ, ब्रिस्बेन, सिडनी एंड होबार्ट। ऑलराइट, चलो जी यार, एक अंग्रेज वो 12वीं आर्मी के लोग पाकिस्तान आए हुए हैं, आपको पता है, और 12वीं आर्मी के लोग जो है उन्होंने एक बंदा जो है वो कल लाहौर में था और लाहौर में उस बंदे ने कल जो है वो बात की, तस्वीरें भेजी हैं कद्दाफी स्टेडियम की रेनोवेशन के हवाले से। भाई यार वहां तो बहुत काम रह गया है यार, मुझे देख के वो तस्वीरें का डर लग गया। मैं तो बल्कि 2-3 एंगल से तस्वीरें देखने की कोशिश की कि शायद मैं कुछ गलत, मुझे ओरिएंटेशन गलत हो रही है, लेकिन नो, एक्चुअली यार देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट रिमेन्स टू बी डन देयर। आई मीन वी आर देयर इन एंड ऑफ अक्टूबर, वी हैव गॉट लाइक 3.5 months। अल्लाह मियां कंप्लीट करा है। मुल्क की इज्जत का सवाल है यार, जिनके हाथ में इज्जत है ज़ाहिर है वो उनका तो पता नहीं, लेकिन क्या करें, है हमारा मुल्क यार, है हमारा मुल्क। अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेरी क्यूट स्वीट हमारी फोक मेलोडी, दैट वाज नबील शौकत अली की आवाज आपने प्रोग्राम में सुनी। और नेचुरली ऑफ कोर्स उसके बहुत सारे रेंडिशंस, बहुत सारे वेरिएशंस आप सुनते रहते हैं, बट दैट इज ग्रेट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल योर मैसेजेस। यू गाइस आर विद मी, यू गाइस आर विद मी। बिल्कुल, आपको शायद अपने आवाज, नाम की आवाज नहीं, अपनी फीडबैक नहीं आ रहा होगा नामों का, बिकॉज नेचुरली योर मैसेज इज सच एन एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। मैं तो कहता हूँ इस प्रोग्राम का लाइफ ब्लड जो है वो आप लोगों की पार्टिसिपेशन ही होती है, बट आई थिंक वो चीजें हैं कुछ, दे विल बी क्लैरिफाइड एंड आई थिंक हम कोई ना कोई तरीका इंशाल्लाह जरूर इख्तियार करेंगे। अच्छा, बाय द वे, बाकी यार मैंने एक वीडियो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहां पे मैंने शेयर कर दी है, हाउ यू कैन कैच आवर लाइव स्ट्रीम ऑन मेरा एफएम्स वेबसाइट, और इसमें सो वी हैव गॉट लाइक 6 स्ट्रीम्स देयर बाय द वे, जिसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, पेशावर, भालपुर है। और इसमें मैंने एक वीडियो भी भेजी है जिसमें सियालकोट की स्ट्रीम पे, क्योंकि सबसे अच्छी क्वालिटी मुझे समाओ सियालकोट, आई डोंट नो मैन व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, लेकिन वहां से आ रही है, तो मैंने वो एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी जो है बना के भेज दिया है हमारे ग्रुप और कम्युनिटीज वगैरह में, तो आप वो देख सकते हैं। प्लीज कराची की स्ट्रीम पे सिर्फ जाके लोग क्लिक करते हैं और कहते हैं जी नहीं चल रहा, ये ऐसा ना करें, वो मसला कोई हो रहा होगा स्ट्रीम का, लेकिन बाकी स्ट्रीम्स भी तो है ना मौजूद यार। देयर आर 6 स्ट्रीम्स, one of them is always working, so please stop complaining and crying and please give, थोड़ी सी मेहनत करो यार, मेहनत करें थोड़ी सी। ऑलराइट, ऐसे ही तंग करते रहते हैं यार। और क्या सीन हो गया भैया, और ये सीन हो गया, हाँ बिल्कुल जी, एक और बात करते हैं यार। थैंक यू सो मच। कल मैंने वो अपनी तस्वीरें लगाई, देखी आपने लिंक्डइन पे, वो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जाने का मेरा इत्तेफाक हुआ, एंड वेरी काइंड ऑफ देम यार। सबसे पहले बिग ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स टू डॉक्टर सैफुर रहमान साहब, जो कि कराची के साबिक नाजिम भी के एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं, और इसके अलावा माशाल्लाह बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, और इस वक्त जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कराची के जो है वो ही इज हेडिंग दिस वंडरफुल इंस्टीट्यूट, जहाँ पे आप जानते हैं पाकिस्तान के जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो शुरू की तालीम भी और साथ साथ जो है वो अपने रिफ्रेशर्स के लिए आते रहते हैं, और उनको फिर आपको पता है प्रमोशन से पहले भी उनके प्रोग्राम्स होते हैं। सो डॉक्टर साहब ने मुझे पिछले हफ्ते, इनफैक्ट इट वाज मंडे, आई थिंक इट वाज लास्ट मंडे मेरे ख्याल से, या उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा यार मिलो मुझसे आके, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब बड़े रेगुलर लिस्नर हमारे हैं और शो में गेस्ट भी एक दफा हम उनको बुला चुके हैं।
जिसको कराची के एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे. So I went there. I had absolutely no idea what's in his mind, but he said कि यार I want you to conduct a session for our officers जो कि इस वक्त कराची यहाँ ट्रेनिंग पे मौजूद हैं. और उन्होंने कहा कि मैं 2 सेशंस को मर्ज कर रहा हूं तुम्हारे लिए, जिसमें मिड लेवल और सीनियर, यानी वो ग्रेड 18-20. वो तो सुन गई मैं एकदम चकरा गया. मैंने कहा यार ये डॉक्टर साहब बड़ा मुश्किल काम आप दे रहे हैं. लेकिन डॉक्टर साहब हैड दिस कॉन्फिडेंस ऑन मी और and he gave me a pretty interesting topic, a topic that I really love, which is mental well-being, happiness. ये ऐसे topics हैं जिस पे मैंने पिछले कुछ महीनों में काफी पढ़ा भी है, and I'm trying to develop my expertise on those areas. Expertise तो शायद कभी ना आ पाए because maybe I won't have any degree on this, लेकिन कम से कम my knowledge base on this area, and alhamdulillah मुझे लग रहा है कि वक्त के साथ साथ ये काफी improve होती जा रही है. So last Friday, right after this show, I went there and I conducted that session and wow man, that was some experience. मुझे वाकई बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था, बिकॉज एक तो वहां का जो मैं तो यार आपको पता है कि नौजवानों में जाके तकरीरें कर रहा होता हूँ और थोड़ा सा इनफॉर्मल सा माहौल भी बना लेते हैं, बट दैट वाज समथिंग क्वाइट फॉर्मल. सब एक यूनिफॉर्म में उधर मौजूद, कुर्ता शलवार और व्हाइट उनकी जो है वो बास्केट में सब मौजूद थे वहां पे. And very senior people, yes, there were young people as well, because 2 different cohorts थे जो कि वहां पे उन्होंने उनको merge कर दिया था for my session, very kind of them. So पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था and काफी डिसिप्लिन था जिसको फॉलो किया जा रहा था. The best thing was they did not have their mobile phones with them. Excellent यार, जबरदस्त. So तकरीबन 1.5 घंटे की ये टॉक थी and time just flew by. And to my surprise actually, there was a lot of class participation जो मैं ईमानदारी की बातें ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन सम ऑफ देम आई थिंक देयर वाज 8, 9 और 10 जो कि वो टॉपिक ऐसा था जाहिर है कि लोग अपने आइडियाज शेयर कर रहे थे, अपने ख्यालात शेयर कर रहे थे. व्हेन आई वाज आस्किंग अ क्वेश्चन दे वर कमिंग बैक विद रिस्पांसेस एंड ऑल, एंड ओवरऑल आई हैड आई थिंक अ वेरी गुड टाइम और मैंने बड़ा एंजॉय किया अपने इस सेशन को. वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस दैट आई हैड. सो आई पोस्टेड ऑन माय इंस्टाग्राम एंड माय फेसबुक एंड द पिक्चर्स दैट आई गॉट फ्रॉम देम ऑन माय लिंक्डइन एज वेल. सो या वंडरफुल. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी. और आइंदा भी कभी आपको जरूरत हो तो बंदा हाजिर है जी. आई लव टॉकिंग, आई लव. आज भी एक टॉक देनी है इंशाल्लाह, उसकी भी डिटेल्स आपसे बाद में शेयर करेंगे. लेकिन yeah, there's something I'm really enjoying यार, interacting with people through these wonderful talks that I'm giving at various places. Thank you Almighty for giving me this opportunity. अभी आपको हम लिए चलते हैं. आज तो मैंने तो ट्विटर साइन ही नहीं किया आज यार, क्या हो गया अदील अजहर. लेकिन ऐसा करते हैं कि अभी आपको फिलहाल हम एक ब्रेक की जानिब ले चलते हैं. वापस आके हम जो है ना अपने ट्रेंड्स वगैरह शामिल करते हैं, बिकॉज अभी 8:30 हो गए. और वापस आके जो है ना वो मैं अभी अपने ट्रेंड्स वगैरह शामिल करता हूं और आपको बताते हैं कि व्हाट आर वी पाकिस्तानी टॉकिंग अबाउट ऑन सोशल मीडिया. अभी फिलहाल आपको लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इसके ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, सुना है जी आज स्मॉग मोटरवे के करीब जो है वो आनी शुरू हो गई है. सो लाहौर का जो अभी आप पिछले चंद दिनों से आप ये देख भी रहे थे, अक्टूबर नवंबर हैज बिकम द स्मॉग सीजन इन लाहौर राइट नाउ, विच इज एक्चुअली वेरी सैड. और मेरे ख्याल से हमारे ट्विटर पे और हमारे व्हाट्सएप पे जो है ये गर्दिश कर रहे होते हैं. एक स्क्रीनशॉट होता है AQI इंडेक्स का, एयर क्वालिटी इंडेक्स का, विच टॉक्स अबाउट द पार्टिकल्स. जो आपके डिफरेंट पार्टिकल्स की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, लेकिन उन पार्टिकल्स की बात करता है कि जो कि हवा में मौजूद या आपके फिजा में मौजूद होते हैं और आपको बता रहे होते हैं कि यार फिजा में कितनी आलूदगी है. सो दे आर बैक देयर एट द टॉप. दिल्ली क्या लाहौर, बोथ ऑफ देम आर नंबर 1 और 2. ये पोजीशन आपस में एक दूसरे में एक्सचेंज करते रहते हैं. एंड इवन कराची स्टार्ट्स अपीयरिंग इन दिस लिस्ट. कराची आमतौर से समर्स के दिनों में, बट फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर वहां की फिजा, यस कराची ज़ाहिर है यार हम जहाँ रहते हैं वो इतना गंदा गलीस शहर, फिजा सब कुछ खराब, लेकिन फिर भी वो उन नंबरों में टॉप पे नहीं आता बिकॉज ऑफ द सी, जेंटल सी ब्रीज. जो भी कराची की पोल्यूशन होती है वो सी ब्रीज जो है वो बहा के मैदानी इलाकों में ले जाती है. लेकिन ये जो रिवर्स हवा चलनी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाती है, दैट ब्रिंग्स इन डस्ट पार्टिकल, और उन डस्ट पार्टिकल के साथ पोल्यूशन के पार्टिकल्स मिलते हैं और फिर यहाँ पे स्मॉग की एक लेयर जो है वो क्रिएट कर देते हैं. लेकिन बहरहाल जी अगेन गाइस, आप लोगों को अंदाजा है मेरे ख्याल से अब तो एक कहना चाहिए कि एक डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप हो चुका है. लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, ये उन गुजरावाला, वो जो स्मॉग जोन में हमारे पाकिस्तानी दोस्त रहते हैं कि हाउ टू फेस अप विद दैट, बट स्टे सेफ, दैट्स ऑल आई कैन से. ऑलराइट, चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, जरा पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात करते हैं. और पाकिस्तान की इकोनॉमी में नेचुरली कल नंबर आया पाकिस्तान का करंट अकाउंट का,
और पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट सरप्लस है इट हैज रीच $119 मिलियन। ऑलराइट जी, अभी पाकिस्तान का करंट अकाउंट अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ महीनों से जो है वो जनरली एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री ही मेंटेन कर रहा है। यस, देयर हैव बीन नेगेटिव बाउट, देयर हैव बीन पॉजिटिव थिंग, लेकिन पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट पिछले साल सितंबर के मुकाबले में पाकिस्तान के करंट अकाउंट के नंबर में जो है वो ऑफ कोर्स ये बेहतरी देखने में आई है और 119 मिलियन था। एंड इसमें जाहिर है अक्सर ये बात की जाती है कि पाकिस्तान का जो एक करंट अकाउंट का नंबर आपके कंट्रोल में आ रहा है, इसकी जो वजह है वो ये है कि पाकिस्तान में इंपोर्ट को जो है वो सप्रेस किया जा रहा है। लेकिन जो पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग हैं वो अब ये कहते हैं कि इस वक्त जो नंबर आपका आ रहा है, जो करंट अकाउंट का सरप्लस का नंबर आ रहा है, देखो यार फिर आप पूछेंगे, सवाल आ जाएगा अब दिल भाई करंट अकाउंट क्या होता है, ये करंट अकाउंट ये तो बता दें आप। तो मैं हमेशा फिर आपको जरा ये बता देता हूं कि जिन चीज समझ लें आसान तरीन अल्फाज में, ये इसकी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन भी हो सकती है, लेकिन मुल्क में डॉलर का आना और मुल्क से डॉलर का जाना, ठीक है जी। मुल्क में डॉलर के आने की जो बड़ी वजूहत होती हैं, एक तो आपकी होती है मुल्क में आ रहा है पैसा, आपकी एक्सपोर्ट्स होती हैं, आपके रेमिटेंसेस होते हैं वर्कर्स की, एक्सपोर्ट्स भी गुड्स और सर्विसेज होती हैं आपकी, ये सारी चीजें होती हैं। इन दोनों को जो है वो आप जब मिला लेते हैं तो फिर आप उससे माइनस कर देते हैं इंपोर्ट्स, आप माइनस कर देते हैं जो अमाउंट प्रॉफिट रिपैट्रिएशन वगैरह हो होता है, पैसा पाकिस्तान से जो है वो बाहर जा रहा होता है। तो ये चीजें जब आप मिलाते हैं तो फिर आपके पास जो है वो जो नंबर आता है उसको करंट अकाउंट बैलेंस मुल्क का कहा जाता है। तो पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो सितंबर के महीने में जो है दैट हैज बीन 119 मिलियन, और उसकी जो बहुत बड़ी वजह है वो ये कि पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ी तादाद में जो वर्कर्स रेमिटेंसेज हैं वो इस वक्त भेज रहे हैं। अच्छा जी, अब सीन ये है कि पिछले साल सितंबर 2023 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट था, इस साल सरप्लस है, दैट मींस देयर इज मोर डॉलर कमिंग इनटू पाकिस्तान देन गोइंग आउट। पिछले साल 218 मिलियन पाकिस्तान से निकले थे, इस साल 119 मिलियन, सितंबर के महीने की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप फुल ईयर की बात करें, पाकिस्तान की जाहिर है ये जो मालियाती साल है इसका पहला क्वार्टर जो है वो खत्म हो गया, तो फुल ईयर में पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सिर्फ $98 मिलियन, यानी सिर्फ कहना चाहिए कि 9 करोड़ 80 लाख डॉलर जो है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, विच एक्चुअली इज अ वेरी 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 मिनिस्क्यूल अमाउंट दैट कंपेयर टू पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो $1.2 बिलियन, तो 92% कमी जो है वो उसमें देखने में आई है। नेचुरली पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें 8% इजाफा हुआ है, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स में भी इजाफा होना शुरू हुआ है, 16% का ही नंबर है। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि जो असल छक्का लगा है हमारी इकोनॉमी का वो वर्कर्स रेमिटेंसेस में लगा है, जिसमें पिछले साल सेम पीरियड के मुकाबले में, मैं फर्स्ट क्वार्टर टू फर्स्ट क्वार्टर कंपेयर कर रहा हूं, 39% जो है वो इजाफा हुआ है। सो अब ये तो ऊपरी देखिए, मैं बार बार मुसलसल रोजाना नहीं, जब भी इकोनॉमी का जिक्र होता है मैं ये बात करता हूं कि ऊपर इकोनॉमी के नंबर जो है ना वो हमारे इस वक्त वो दुरुस्त दिख रहे हैं, ठीक है जी, ऊपर दिख रहे हैं। असल मसला लाइज विद द माइक्रो इकोनॉमी। पाकिस्तान की माइक्रो इकोनॉमी इस वक्त, अगर हम एग्रीगेट डिमांड के हवाले से बात करें, अगर हम इंडस्ट्री की प्रोडक्शन के हवाले से बात करें, लोगों की अपनी डिस्पोजेबल इनकम के हवाले से बात करें, वहां पे हालात अभी भी काफी खराब हैं। थिंग्स आर प्रीटी बैड। आई मीन अगर एक्सपोर्ट 8% बढ़ रही है, 8% एक्सपोर्ट कोई बहुत छक्का हमने नहीं मार लिया इसमें, आपका एक्सपोर्ट सेक्टर अभी भी दबाव में है। याद रहे जी, ये बात भी याद रहे कि अगला आने वाला जो हमारा साल है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के हवाले से वो एक बहुत बहुत मुश्किल साल होने वाला है। ऑलरेडी फर्टिलाइजर्स के जो नंबर्स आना शुरू हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की इवन एग्री इकोनॉमी में जो है वो आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं स्लो डाउन, स्पेशली गंदुम की फसल के साथ हमारे साथ जो इस साल खिलवाड़ हुआ है, उसके बाद से द फार्मर्स आर प्रीटी हेजिटेंट कि वो गंदुम पे खर्चा करें, सब कुछ करें, और हुकूमत जो है वो उनकी फसल लेने से इनकार करते हैं, बिकॉज हुकूमत जो है उन्होंने मिनिमम, या तो बता दो ना कि जी हमारी मिनिमम अब प्राइसेस एग्जिस्ट नहीं करती, खत्म हो गई, जो भी है सिलसिला, डोंट ब्रिंग द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट फार्मर्स परहैप्स कुड बी मूविंग अवे फ्रॉम व्हीट दिस ईयर, और अगर ये होता है सो दिस कुड लीड टू अ व्हीट क्राइसिस आने वाले सालों में। अल्लाह ताला रहम करे। ऑलरेडी कॉटन के साथ ये मसला हो गया है बाय द वे पाकिस्तान, बिकॉज कॉटन आप जानते हैं कि हमारी खरीफ क्रॉप है, समर्स की क्रॉप है, और अब कॉटन की जो डिस्पैचेस वगैरह हुई हैं उससे अंदाजा ये
हुआ है दैट द नंबर हैज फॉलन डाउन सिग्निफिकेंटली. पाकिस्तान को इस साल बड़ी तादाद में कॉटन इंपोर्ट करना पड़ेगा अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज हम ज्यादा इस बार कॉटन प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं. अल्लाह रहम करे भाई. ये अभी ऊपरी नंबर अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं कि बहुत सारे जो पेसिमिस्टिक प्रो गवर्नमेंट भी इकोनॉमिस्ट हैं वो बार बार ये बात बोले जा रहे हैं कि ये तब्दीलियां शायद परमानेंट ना हो. 2025 का जो कैलेंडर ईयर है वो इकोनॉमी, इवन मैक्रो इकोनॉमी के लिए एक चैलेंजिंग साल हो सकता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लेशन एंड ऑल. सो देखते हैं जी क्या रहता है सिलसिला. अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ओके माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया, आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं और दुनिया भर में माशाल्लाह जहां जहां आप लोग जो है वो प्रोग्राम मेरा सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड वेल जबरदस्त. That is so cool. That is great. Dr. Shella is not in Pakistan as well. She's also abroad and she sent a hello from there. That is really cool. And वो तमाम दोस्त अच्छा जी मेरे बारे में ये बातें ना फैलाएं कि मैं मिसिंग हूँ. नहीं, मैं बिल्कुल यहाँ पर मौजूद हूँ. मैंने अभी फेसबुक पे देखा, बट बहरहाल चले जी. वेयर डू यू गेट द नंबर्स लाइक करंट अकाउंट यू मेंशन इन द शो एंड ऑल द अदर नंबर्स? नहीं तो बड़ा देखें, इसके लिए देखें एक तो इसका प्राइमरी सोर्स होता है. पाकिस्तान में अगर आपको इकोनॉमी के हवाले से कोई भी नंबर्स चाहिए हो तो उनके 2-3 सोर्सेज होते हैं. एक सोर्स जो आपका बड़ा अच्छा सोर्स होता है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होता है. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तो क्या बात है जरा, उनकी तो पूरा एक पोर्टल है जहां पे आपको नंबर ही नंबर मिल जाएंगे. वो कहते हैं ना, देखने वाली एक आंख होनी चाहिए, जुस्तुजू होनी चाहिए इंसान में इंफॉर्मेशन हासिल करने की. दूसरा इज द जो पाकिस्तान स्टैटिस्टिकल ब्यूरो जो है, वहां पे आपको ये सारे नंबर्स मिल जाते हैं ट्रेड के हवाले से, ये सारी चीजें. सो लेकिन इतनी मेहनत क्यों करें जब आपके पास सेकेंडरी फॉर्म में ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. सो आप कोई भी अच्छा सा अपना, कौन से भाई हैं ये, तैयब भाई, आप ये करें कोई भी अच्छा सा पाकिस्तान का जो है वो ब्रोकरेज हाउस फॉलो करना शुरू करते हैं. बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउस हैं जिनकी बड़ी बड़ी रिसर्च टीमें बैठती हैं, जिसमें ऑफ कोर्स आरिफ हबीब लिमिटेड है, AKD हो गया, और ये हैं इस तरह के इदारे, प्लस मेटिस ग्लोबल के नाम से एक इदारा है वहां पर भी. सो इधर सब जाके इनकी इंफॉर्मेशन, ये ट्वीट्स वगैरह करते रहते हैं, इनकी पब्लिकेशंस वगैरह जो है वो आती रहती हैं और वहां से आप इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करते रहा करें. प्लस कंपनियों के हवाले से अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अपनी जो वेबसाइट है, उनका जो डेटाबेस है, उनका डेटा पोर्टल है, दैट इज सो फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन. कंपनियों की पिछली काफी सालों की आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह उधर मिल जाती है. सो यू रियली डू नॉट नीड टू वर्क दैट हार्ड, सीरियसली. अब तो बहुत अच्छा डेटा और उस पर अच्छी कमेंट्री पाकिस्तान में माशाल्लाह अब जो है वो मिलने लगी है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है जी? और जो है वो ये सीन है, हाँ बिल्कुल जी, पाकिस्तान की इकोनॉमी से पाकिस्तान की सियासत पे जरा दोबारा आते हैं. और कल रात गए एक बड़े मशहूर आदमी ने जो है वो पाकिस्तान के हवाले से, इमरान खान के हवाले से ट्वीट किया है, और उन साहब का नाम है सर रिचर्ड ब्रांसन. यस, दी सर रिचर्ड ब्रांसन. एंड दुनिया के एक जमाने में तो बड़े अमीर लोग में होते, अब इतने अमीर आदमी नहीं है, लेकिन ही इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रावेगेंट एंड फ्लैम्बॉयंट काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो कि मैंने जिंदगी में जिनको शुरू में फॉलो करना शुरू किया था. और एक कंपनी है वर्जिन के नाम से, वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन और ये सारी चीजें इसके मालिक हैं, वर्जिन रिकॉर्ड्स. बड़ा जबरदस्त आदमी है, एडवेंचरर भी हैं, काफी सारे एडवेंचर. उन्होंने जो है वो इमरान खान के हवाले से आज ट्वीट किया है, इट्स नॉट क्रिकेट, इमरान खान शुड बी रिलीज्ड इमीडिएटली बाय पाकिस्तानी अथॉरिटीज. हिज आर्बिट्ररी डिटेंशन कास्ट अ डार्क शेडो ऑन रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ. ये बेसिकली सर रिचर्ड ब्रांसन जो है, जो कि ऑफकोर्स बरतानी शहरियत रखते हैं, उन्होंने एक आर्टिकल जो है वो शेयर किया जो कि टाइम मैगजीन में आया था, 16 अक्टूबर को छपा था. फियर्स ग्रो फॉर हेल्थ ऑफ पाकिस्तान जेल्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान. ज़ाहिर ये आर्टिकल उस वक्त का था कि जिस वक्त इमरान खान की टीम के साथ जो है वो उनकी मुलाकात नहीं होती, लेकिन सर रिचर्ड ब्रांसन हु हैज गॉट 12.3 मिलियन फॉलोअर्स ऑन एक्स, उन्होंने जो है वो इस वक्त ये मैसेज किया और उन्होंने ये ट्वीट जो है वो किया है. और एक और भी मैं ट्वीट देख रहा था जिसमें एक अमेरिकन कमेंटेटर है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो अर्ज किया है दैट ही शुड स्पीक अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान बिकॉज
ही थिंक्स दैट्स गुड पॉलिटिक्स. उनका मैं ढूंढ रहा हूं ट्वीट, मैंने अभी ये देखा था. उनको ये लगता है कि पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है उनको अगर उनका वोट, वैसे तो पाकिस्तानी पैक का मैंने आपको बताया था कि उन्होंने तो ऑलरेडी इस हवाले से जो है वो बात कर ली है, लेकिन फिर भी चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, ये हो गई सूरत हाल. और अच्छा जी, और क्या है, एक्चुअली चेयरमैन नैब, अच्छा जी सलाउद्दीन अहमद साहब का ये ट्वीट जो है वो मैं देख रहा था. और ठीक, चलो जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है कि आज इंटरेस्टिंग डे होने वाला है पाकिस्तान में. इस लिहाज से इंटरेस्टिंग डे होने वाला है बिकॉज आज पहली बार उस पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग होने वाली है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो है वो नॉमिनेट करने वाली है. और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नॉमिनेशन का ये नया प्रोसेस जो है आप जानते हैं वो 26वीं आईनी तरमीम में जो है वो दर्ज है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको पता है इस वक्त एक कंफ्यूजन का सा शिकार है. शुरू में उन्होंने अपने बंदे नॉमिनेट भी कर दिए, फिर बाद में जो है वो शेख वकास अकरम का मैसेज आता है जिसमें वो कहते हैं कि जी हम तो इस कमेटी का बॉयकॉट करेंगे बिकॉज हम तो इस आईनी तरमीम को मानते ही नहीं है. बिकॉज इस आईनी तरमीम के लिए जो तकाजे, जमहूरी तकाजे पूरे होने चाहिए थे, दैट इज जिसे कहते हैं कि दैट इज वो तो पूरे किए नहीं गए, तो फिर हम किस तरह जो है वो इसमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो अजीब कंफ्यूजन है. मुझे लग रहा है एंड में ये बैठी जाएंगे. ये हो सकता है आधी पार्टी कह रही हो. मेरे ख्याल से आई थिंक एक बड़ी जबरदस्त जो गेम पीटीआई के खिलाफ की गई है वो इस वक्त कामयाब होती हुई नजर आ रही है. एक डिस्ट्रस्ट का या मिसट्रस्ट का जो है वो एक बीच बो दिया गया. लेकिन बहरहाल उससे कतई नजर देखो, काम तो इनको अपना करना है, काम इनको अपना करना है. पार्लियामानी कमेटी हुकूमत को 8 वहां पे सपोर्ट, ऐसी लोगों की सपोर्ट हासिल है. सो ख्याल यही है कि आज यानी 22 अक्टूबर को जो है वो अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो सकता है. अब ये नोटिफिकेशन किसके हक में आएगा, ज़ाहिर है जस्टिस मुनीब अख्तर तो वो कांट इवन बी कंसिडर्ड, ये तो आपको पता है उनके मिजाज की वजह से जो कि कुछ लोगों को पसंद नहीं है. लेकिन जो है वो याह्या आफरीदी साहब है और तीसरे जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह है जो सीनियर प्यूनी जज, जिनका नंबर बनता है एक्चुअली जो बनता था, जो पुराना हिसाब था उसके हिसाब से. बट देखते ही हैं कि याह्या आफरीदी साहब को अगर ये पोजीशन ऑफर की जाती है तो वो इस हवाले से क्या करते हैं. व्हाट हैज ही डू अबाउट इट, डज ही एक्सेप्ट इट और डज ही रिफ्यूज इट. अगर वो रिफ्यूज कर जाते हैं तो फिर आइन में बड़ी इंटरेस्टिंग जो अभी टेक्स्ट सामने आया, सुबह भी मैं इसका जिक्र कर रहा था, उसके मतन के मुताबिक जो है वो काफी इंटरेस्टिंग इसकी जो है वो ये सिचुएशन बन सकती है. बिकॉज फिर नंबर 4 पे यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान पे नहीं जाया जाएगा, बल्कि जिन पे जाया जाएगा वो बाकी 2 जजेस जो रह जाएंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह, उनमें से कोई एक जज जो है उसको ये पोजीशन ऑफर की जाएगी. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुडे. सो दिस इज ऑल गोइंग टू हैपन टुडे. देखते हैं जी ये कुरा जो है वो किसके नाम से जो है वो निकलता है. और या चलें जी आगे बढ़ते हैं. अभी ज़ाहिर हुकूमत का जो पॉइंट ऑफ व्यू जो ये कहना है अभी अच्छा हाँ, वैसे बाय द वे यार ये पर्टिकुलर क्लॉज ना अभी तक मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा है कि ये इनसे गलती हो गई है, क्या हो गया है, क्या सिलसिला है. बट चलें जी ये क्योंकि ये तो सुनने में तो ये लग रहा है कि ये तो हुकूमत के खिलाफ जा सकती है, ये वाली चीज हुकूमत के खिलाफ जा सकती है चीज. व्हाट इफ द जजेस डिसाइड एंड से ओके लेट्स मेक या आफरीदी साहब मना कर देते हैं और फिर 2 जजेस पे मामला आ जाता है और मंसूर अली शाह भी मना कर देते हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर बिकम्स द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. व्हाट इज गोइंग टू हैपन देन? अजीब कहानी यार. पाकिस्तान में भी क्या हमने इस मामले में दमा चौकड़ी मचा दी है. कल हमारे एक बड़े सीनियर लेवल के एक दोस्त हैं, उन्होंने भी मुझे अमेरिका, बरतानिया में जजेस के सिलेक्शन, अच्छा ये बड़ी मजेदार बात आती है कि हम लोग जो हैं वो बड़े सिलेक्टिव होते हैं ना. हम जजेस के सिलेक्शन के निजाम पे हम कह रहे हैं जी, कल हमारे किसी ग्रुप में भी, लाहौर ग्रुप में भी एक साहब कह रहे थे कि अमेरिकी निजाम को फॉलो कर लें, उसमें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है. अच्छा हम चीफ जस्टिस की या जस्टिस की नॉमिनेशंस पे अमेरिकी निजाम फॉलो करने को तैयार हैं, लेकिन हम इस चीज पे फॉलो करने को तैयार नहीं है कि अमेरिका में भैया क्या डेमोक्रेसी होती है, क्या वहां पे डेमोक्रेसी के क्या रिस्पेक्ट फॉर द रूल ऑफ लॉ होती है. एंड बस मगर चीफ जस्टिस वाला तरीका जो है ना, या चीफ जस्टिस का तो पाकिस्तान में शोशे ज्यादा छोड़े हुए हमने, वरना अमेरिका में तो चीफ जस्टिस की सिर्फ मामूली सी एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस होती है, वहां पे ऑल जजेस सब बराबर होते हैं. वो तरीका अमेरिका वाला फॉलो कर लेंगे, लेकिन बाकी जमहूरियत की ऐसी की तैसी वो सब रहने दो, वो हम अपना तरीका, वो हम मोजम्बिक वाला तरीका फॉलो करेंगे. ठीक है जी. एनीवे गाइस वक्त आ गया, जो कुछ हो दुआ यही करेंगे हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर हो. वक्त आ गया, आप लोगों से इजाजत लीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होगी कल सुबह एक बार फिर. Till then, goodbye. God bless. Allah Hafiz and Pakistan. Zindabad. This is Mira FM